Hello students, today I am going to continue with the same chapter, the Mughal Empire. Yes student, in this lecture I am going to describe you the last topic of the chapter, that is the Mughal Empire in the 17th century and after. Yes student, this is a very important part of the whole chapter. In this lecture I am going to tell you about the later Mughals. Later Mughals कौन थे, ठीक है, या Mughals कैसे डिक्लाइन हुए. In actual we will find out the interpretation of the Mughal Empire, means in reality what was the Mughal Empire, क्या था जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बिल्कुल opposite है, ठीक है. So this is the main topic of the today's lecture. First of all, come to the line administrative and military efficiency. Yes student, as all of you know that the administrative and military efficiency of the empire led to the great economic and commercial prosperity. It means that the policies which were adopted by the Mughal rulers, which were the policies like Mansabdari, Jagirdari, Zabt system, all these policies were excellent and they were like the pillars of the whole Mughal Empire. Clear? So because of all these policies, Mughal Empire became prosperous, means बहुत ज़्यादा expand हो गया था, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था. So this is all because of good administrative system which was adopted by many rulers of Mughals. Now come to this international travelers. Yes student, who were international travelers which were not a part of India? Yes student, these travelers came to India through sea routes के through आए थे वो, ठीक है. When they came to India, they were surprised to see the great wealth in India. Means जो इंडिया में इतना पैसा देखा उन्होंने, इतना बड़ा एम्पायर देखा, और उसे देखने के बाद they describe India as the fabled land of wealth. Fabled means very फेमस, अनडिफिटेबल, यानी कि यहाँ पे बहुत पैसा है, एक्सट्रीम पैसा है. सो दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया. बट हियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम विजिटर्स वर शॉक्ड. Yes, it means that the visitor which were surprised to see the wealth of India, at the same time they were very much shocked. क्यों शॉक लगा उनको? टू सी द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. व्हाट इज़ पॉवर्टी? गरीबी देख के, कि इंडिया में इतना पैसा होने के बावजूद इंडिया में लोग क्या हैं, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है यहाँ पे. जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है. सो इनइक्वालिटीज़ वर देयर. सो उन्होंने क्या देखा कि पैसे के बावजूद भी बहुत सा यहाँ पे गैप है, डिफरेंस है. So here is an example for you, that is evidences. Evidences means proof, सबूत जो होते हैं from the documents of शाहजहाँ श्रीन. Yes student, here is an example. इनके शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ से एक एग्जाम्पल ली गई है जो हमें बताती है अबाउट द इनइक्वालिटीज़. Yes student, what was example? 445 Mansabdar out of 8,000 Mansabdar received around 62% of the revenue of the empire. ये स्टूडेंट, इट मीन्स दैट कि जो 8,000 मनसबदार थे उसमें से नियर अबाउट ओनली 445 मनसबदार ऐसे थे जिनका रैंक क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है. सो रैंक हाई होने के कारण दे रिसीव्ड अराउंड 62% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर, यानी कि इतना ज़्यादा वो रेवेन्यू सिर्फ उनके पास जा रहा था. सो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि देवर वेरी रिच, यानी कि उनके पास बहुत सा पैसा था और जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. सो दिस इज़ एग्जाम्पल विच शो द इनइक्वालिटीज़ वर देयर इन द मुगल एम्पायर. ये स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंसेस ऑफ मुगल एम्परर्स एंड मनसबदार. यस, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे. मुग़ल राजाओं ने, मुग़ल मनसबदारों ने जो खर्चे किए, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर. ये स्टूडेंट हैड ड्यूल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. किसका ड्यूल मीन्स किसका डबल इम्पैक्ट था? जो खर्चे करते थे राजा महाराजा, मनसबदार क्यों करते थे? बिकॉज दे हैड एक्सेस टू सैलरी, दे हैड एक्सेस टू रेवेन्यू, उनके पास भी बहुत सी पावर थी. सो वो जो अपना पैसा था वो किस पे स्पेंड करते थे? खर्चों, मतलब कि एक्सट्रीम वो अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करते थे. और इस चीज़ का दो साइड इफ़ेक्ट था, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये स्टूडेंट,
आर्टिजन्स एंड पीजेंट्स वर बेनिफिटेड, यानी कि जो मुगल एम्प्रर या मनसबदार जो पैसा खर्च करते थे उससे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता था? आर्टिजन्स को, पीजेंट्स को। वाई? बिकॉज दीज पीपल सप्लाइज देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू मुगल एम्प्रर्स एंड मनसबदार। इनके बदले में इन्हें अच्छी कीमतें मिलती थी। सो ये जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, मीन्स की प्रॉफिट में था। द सेकेंड इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। इट मीन्स पुअरेस्ट लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब है कि जो किसान थे, अब मुगल एम्प्रर ने जो खर्चा करना है, वो खर्चा करने के लिए उसे पैसा चाहिए था। वो कहाँ से आता था? फ्रॉम द टैक्सीज। टैक्स किससे लेता था? वो किसानों से। सो जो किसान थे, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। सो वो जो लोग थे मीन्स कि वो क्या हो गए? हैंड टू माउथ रहते थे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि वो कुछ नए टूल्स खरीद सकें जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। सो जो ये वाला ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा पुअर रह गया, और जो ये ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। सो दिस वाज ऑल्सो द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Mughal elite became an extremely powerful group. ये स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल who were elite? Elites होते हैं नॉबल्स। नॉबल्स मीन जैसे मनसबदार हो गए, जगीरदार हो गए, ठीक है, ये सारे लोग जो होते हैं दे वर कॉल्ड elite नॉबल्स। मुगल elite became extremely powerful group, यानी कि एम्परर्स ने इनको बहुत ज़्यादा पावर्स दी हुई थी, ठीक है। तो इनके पास पावर होने के कारण वो अपनी मर्जी से, जैसे कह लो कि टैक्स लगाते थे, या उन्होंने अपने आप को पावरफुल शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अथॉरिटी ऑफ मुगल्स बिगेन टू डिक्लाइन इज रिड्यूस। सो जो मुगल रूलर्स थे, एम्परर्स थे, उनका जो दबदबा बना हुआ था वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तो वो मीन्स कि ये लगा लो कि पावरफुल रूलर्स जो थे, मनसबदार थे, वो उनका जो था लोगों के ऊपर ज़्यादा असर था, कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ज़्यादा था, ठीक है। ये डे बाय डे वीक होते जा रहे थे। सो इस चीज़ का बेनिफिट किसने उठाया? सर्वेंट्स ने। सर्वेंट्स यानी कि मनसबदार, जगीरदार। सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर। सो मुगल्स के डिक्लाइन होने से जो पावर किसके पास आ गई? इन नॉबल्स के पास आ गई, इन सर्वेंट्स के पास आ गई। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया? दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टी। सो उन्होंने देखा कि जो एम्परर है वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए। सो दे मेड न्यू डायनेस्टी, उन्होंने नई डायनेस्टी, नई किंगडम्स बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अपने रीजन को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। दे हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस मीन्स सूबास लाइक हैदराबाद एंड अवध। इवन उन्होंने जो दो ये पावरफुल प्रोविंसेस थी, हैदराबाद एंड अवध, तो वहाँ की कमांड भी किसके हैंड में आ गई? मनसबदार के हैंड में आ गई, या कह सकते हैं कि मुगल एलाइट्स के हैंड में आ गई। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय द 18th century मैनी प्रोविंसेस स्टार्टेड declaring independence though they continue to regard मुगल्स एज देयर मास्टर। यानी कि उनके लिए अभी भी 18th century में जो मुगल्स थे उनके वो मास्टर्स थे, बट उन्होंने अपनी क्या बना ली? नई प्रोविंसेस बना ली। सो दीज वर अबाउट द मुगल एलाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द this is all about the Mughal Empire in the 17th century and after it. Yes student, Noor Jahan's influence in Jahangir's court. Yes student, this is a little topic in your book which I want to discuss with you. First of all, who was Noor Jahan? Yes, Mehrunisa. In actual her name was Mehrunisa था उसका नेम. She was wife of Jahangir. She got married with Jahangir in 1611 में उसने जहांगीर से शादी की थी and received the title Noor Jahan. So after marriage Jahangir gave her the title Noor Jahan. What do you mean by Noor Jahan? Extremely beautiful, बहुत ज़्यादा वो beautiful थी. That is why Jahangir gave her the title Noor Jahan because he was very much interested in giving titles. जैसे उसने अपने आप को भी दिया हुआ था, ठीक है, conqueror of the world etc. बट एक्सट्रीमली लॉयल एंड स्पोर्टी. बट जो ये नूर जहाँ थी, मेहरुनिसा थी, शी वॉज वेरी मच ऑनेस्ट एंड शी वॉज वेरी मच स्पोर्टिव फॉर टू द मोनार्क. अपने राजा के लिए, अपने एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी, ऑनेस्ट थी, एंड शी प्लेड अ ग्रेट रोल इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर. बहुत अच्छा रोल इसने प्ले किया था.
Yes, Jahangir struck silver coins bearing their names. So to give her honor, उसके लॉयल्टी को देखते हुए जहांगीर ने क्या किया, उसके ऑनर में स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स, तो सिल्वर कॉइन्स बनाए जिसके ऊपर उसने एक साइड अपना नेम और दूसरी साइड नूरजहां का नाम को स्ट्रक करवाया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नूरजहां. Yes student, at the last I want to describe these two terms that are very important. The first one is dogma and the second one is bigot. Very important, please listen carefully. A fixed, especially religious set of belief that people are expected to accept without any doubt. It means dogma होता है, एक स्टेटमेंट होती है. ठीक है, स्पेशली स्टेटमेंट किसकी होती है, रिलीजन को लेके होती है. जब रिलीजन को लेके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है, उसी रिलीजन के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इसे फॉलो करेंगे विदाउट एनी डाउट. ठीक है, जैसे हिंदू धर्म ने कुछ रूल्स बना दिए तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लोग उस रूल को फॉलो करें. सो दिस इज कॉल्ड डॉगमा. सो अ स्टेटमेंट विच दे वांट टू एक्सेप्ट विदाउट एनी डाउट. Next is bigot. Very important term. Who is a bigot? A person, or we can say an individual who has strong beliefs and who does not like other people who have different beliefs. So bigot होता है, एक पर्सन होता है जिसके जो बिलीव्स होते हैं अबाउट एनी रिलीजन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सपोज कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उसको अपने धर्म में ही बिलीव होता है एंड ही डज नॉट लाइक अदर्स. तो वो उसे वो लोग पसंद नहीं है जो उसके ओपोजिट है. मीन्स कि सपोज जैसे कोई हिंदू है, उसे सिख नहीं पसंद, सिख को जैसे मुस्लिम नहीं पसंद. सो वो अपने धर्म को ही क्या करता है, प्रोपिगेट करता है, उसका प्रचार करता है. सो उसे हम क्या कह सकते हैं, बाइकॉट कह सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट. यस स्टूडेंट, so this is all about the chapter the Mughal Empire. I hope I have made very clear all the important topics to you, but one thing that I want to say you that you have to read the chapter to understand all these topics, to understand all these topics very much clear. So thank you students, thank you so much.